गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी मित्रों का बीआरबीएल इंपॉर्टेंट टॉपिक सीरीज में। हमारी जो बातचीत चल रही है वो मॉड्यूल डी पर चल रही है और मॉड्यूल डी में जैसा आपको पता है कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से मॉड्यूल डी की शुरुआत होती है और इसमें से स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट है शुरू में। क्लियर है? तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी पर हमारी बातचीत हो चुकी है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट, इन पर हम चर्चा कर चुके हैं। बेलमेंट के तुरंत बाद का जो अगला स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट है वो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज है। सेक्शन 172 से शुरू होता है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में, उस पर हमारी चर्चा होने वाली है। बेलमेंट को ठीक से समझ चुके होंगे आप। अगर आपने अभी तक बेलमेंट वाली क्लास नहीं देखी, जो पिछली वाली मुलाकात थी, तो बेलमेंट ठीक से देख लीजिएगा, क्योंकि प्लेज वास्तव में कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट की तरह ही होता है, यानी इसमें वस्तु का बेलमेंट ही करते हैं, लेकिन पर्पज यहां पर अलग है। प्लेज में पर्पज होता है किसी लोन को या किसी डेट के रीपेमेंट के को सिक्योर करने के लिए। जब हम कोई मूवेबल गुड्स रखते हैं तो वो प्लेज कहलाता है। ये आपको यहां पर ध्यान रखना है। तो बेलमेंट ही होता है, लेकिन यहां पर पर्पज अलग है। बेलमेंट में हम कोई स्पेसिफिक सर्विस रेंडर करने के लिए, स्पेसिफिक पर्पस के लिए अपनी गुड्स को रखते हैं, लेकिन यहां पर पर्पस होता है किसी डेट के रीपेमेंट को सिक्योर करने के लिए। तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज पर आज हमारी पूरी बातचीत होनी है। कंप्लीट इसको हम देखेंगे, एक एक करके इसको समझते चलते हैं, लेकिन यहां पर इसको पहले हम एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। इस एग्जाम्पल को ठीक से समझ लीजिएगा भैया, फिर सिर्फ आपको पीपीटी पढ़नी रहेगी और आराम से आपका तैयार हो जाएगा। दो व्यक्ति ले लेते हैं, मतलब एग्जाम्पल में दो अलग अलग पार्टीज ले लेते हैं। मान लेते हैं हमारे पास एक आदित्य नाम के व्यक्ति हैं। क्लियर है? हमारे पास कौन है? आदित्य है। आदित्य ने किसी बैंक या किसी क्रेडिटर से कोई ऋण लिया। क्लियर है? किसी क्रेडिटर से इनको ऋण लेना है। अब क्रेडिटर ने कहा हम आपको ऋण तो जरूर दे देंगे, लेकिन आप अपने लोन को रीपे करेंगे, इसके लिए कोई सिक्योरिटी आपको देनी पड़ेगी। इन्होंने क्या किया, अपना एक मूवेबल गुड्स, हमेशा याद रखिएगा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज में कैसी वस्तु रखी जाती है, मूवेबल गुड्स रखा जाए। क्लियर है? इन्होंने क्या किया, अपना एक मूवेबल गुड्स का क्या दे दिया, पोजीशन दे दिया। क्लियर है? क्या दे दिया भैया? पोजीशन दे दिया। यहां पर आपको यह याद रखना है कि इसमें भी वस्तु का पोजीशन जाता है, ना कि ओनरशिप। पोजीशन दे दिया किसको? क्रेडिटर को। और ये कहा कि हम ये जो ऋण ले रहे हैं, उस ऋण के लिए हम इस मूवेबल गुड्स का पोजीशन आपके पास रख रहे हैं, यानी इस गुड्स का बेलमेंट ही हो रहा है। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट में हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि जब मूवेबल गुड्स का पोजीशन आप किसी दूसरे पक्ष को देते हैं, जो वहां पर बेली कहलाता है, एक स्पेसिफिक सर्विस रेंडर करने के लिए, स्पेसिफिक सर्विस रेंडर हो जाने के बाद, नहीं वो जो पर्पस था वो कॉन्फ्लिक्ट हो जाने के बाद, कंप्लीट हो जाने के बाद बेली बेलर को वस्तु वापस कर देता है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट कहलाता है। यहां पर भी इस वस्तु का बेलमेंट ही हो रहा है। बेलमेंट में क्या था? पोजीशन जा रहा था। बिल्कुल वैसे ही इस मूवेबल गुड्स का पोजीशन ट्रांसफर हो रहा है, यानी बेलमेंट हो रहा है किसको? यहां क्रेडिटर को। लेकिन ये जो पोजीशन दिया जा रहा है वो दिया जा रहा है किसी डेट के रीपेमेंट को। ये जो आप पोजीशन दे रहे हैं, ये क्यों दे रहे हैं? किसी डेट के रीपेमेंट को, किसी डेट के रीपेमेंट को सिक्योर करने के लिए कि साहब मैं आपसे ये ऋण ले रहा हूं, ये ऋण का मैं रीपेमेंट करूंगा, इसलिए मैं आपके पास अपनी मूवेबल गुड्स का पोजीशन दे रहा हूं। ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को हम क्या कहते हैं? ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को क्या कहा जाता है भैया? ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को हम कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज। तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज बेसिकली बेलमेंट ही होता है। एक सेकंड, ठीक है जी। तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट ही है, लेकिन यहां पर पर्पस अलग है। पर्पस आप अपने लोन के रीपेमेंट को सिक्योर करने के लिए इस मूवेबल गुड्स को दे रहे हैं। क्लियर हो गई? अब जो वहां पर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट में जिस पार्टी को बेलर कहते थे, यानी आदित्य यहां पर क्या है, मान लेते उन्होंने अपना गोल्ड यहां पर गिरवी रखा हुआ था। क्लियर है? तो आदित्य इस गोल्ड के ओनर है, यानी यहां पर आदित्य क्या कहलाएंगे? जो पार्टी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट में बेलर कहलाती है, वो पार्टी यहां पर क्या कहलाती है? पाउनर, या इसको कई बार हम प्लेजर बोलते हैं, लेकिन पाउनर शब्द है। और जो पार्टी वहां पर बेली कहलाती थी, वो पार्टी यहां पर क्या कहलाएगी भैया? पाउनी। वो पार्टी यहां पर क्या कहलाएगी? पाउनी। यानी अब अगर हम कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज की डेफिनेशन निकालें, तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज एक बेलमेंट होता है, जिसमें हम गुड्स का बेलमेंट इसलिए कर रहे हैं ताकि हम किसी लोन के या डेट के रीपेमेंट को सिक्योर कर सकें। कौन करता है? पाउनर। ये पोजीशन ट्रांसफर करता है किसको? पाउनी को। कुछ बातें आपको यहां पर ये याद रखनी है। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट से जो समानता है इसकी, वो ये है कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज में भी मूवेबल गुड्स ही होती है, इमोल प्रॉपर्टीज नहीं होती हैं। दूसरा, पोजीशन ट्रांसफर होता है, ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होता है। बेलमेंट से इसका अंतर क्या है कि यहां पर जो गुड्स का बेलमेंट हुआ है वो लोन के रीपेमेंट को सिक्योर करने के लिए हुआ। ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को हम कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज। दो पार्टीज हैं, पाउनर और पाउनी, जो वहां पर बेलर और बेली थी, और सेक्शन 172 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में ये चर्चा की गई है। क्लियर हो गई इतनी बात भैया? चलिए अब यहां से डेफिनेशन इसकी पढ़ लेते हैं। देखिए, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज अंडर सेक्शन 172 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। क्लियर है? क्या कहा जा रहा है? द बेलमेंट ऑफ गुड्स
एज सिक्योरिटी, क्या है, आप एज सिक्योरिटी अपनी वस्तु को दे रहे, क्यों, फॉर पेमेंट ऑफ डेट और परफॉर्मेंस ऑफ प्रॉमिस इज कॉल्ड प्लेज। तो वस्तु का बेलमेंट क्या है, लेकिन एज अ सिक्योरिटी। द बेलर इज इन दिस केस कॉल्ड पाउनर, बेलर को पाउनर कहते हैं, और बेली यहां पर क्या कहलाता है, पाउनी। जैसे एक उदाहरण है, A borrows Rs 5,000 from B and delivers 500 shares of a company as a security for the repayment of the debt. A ने 5,000 रुपए लिए किसी क्रेडिटर से जिसका नाम यहां पर बी है, और सिक्योरिटी के रूप में उसने अपने 500 शेयर्स रख दिए। क्लियर है। अब ऐसे केस में जो शेयर्स रखे गए, जो शेयर्स का बेलमेंट हुआ, वो क्यों है, ताकि उस लोन को सिक्योरिटी प्रोवाइड की जा सके। ये जो बेलमेंट हुआ है शेयर्स का, ये यहां पर कॉल बेलमेंट ना कहला के क्या कहलाएगा, प्लेज कहलाएगा। क्लियर हो गई इतनी बात भैया। पाउनर पाउनी कौन सी दो पार्टी, ये सारी बातें समझ में आ गई। अब नेचर हम प्लेज का समझ लेते हैं। क्या है नेचर यहां पर प्लेज का, एक एक बात को ध्यान से समझते चलेगा। अब यहां पर प्लेजी के पास, यानी जो पाउनी है, सबसे पहला अधिकार तो यह है पाउनी का, या नेचर इसका ऐसा है कि यहां पर पहली बात तो मूवेबल गुड्स रखा जाएगा। दूसरा है कि अगर ड्यू, अब जो आपने पहले से प्री डिटरमाइंड टाइम है जब आपको लोन रीपेमेंट करना था, यदि आप लोन का रीपेमेंट ना कर पाए तो पाउनी के पास ये अधिकार होता है कि वही वस्तु, लेकिन यहां पर ये ध्यान रखिएगा, सिर्फ उसी वस्तु को अपने पास लियन कर सकता है, रिटेन कर सकता है जो वस्तु उस पर्टिकुलर डेट के लिए दिया गया था। जिस पर्टिकुलर वस्तु का बेलमेंट हुआ था उसी को अपने पास लियन कर सकता है, यानी रिटेन कर सकता है। तो पाउनी के पास ये अधिकार है कि उस वस्तु को यदि लोन का रीपेमेंट नहीं हुआ तो अपने पास रिटेन कर सकता है। साथ ही साथ उसे यह भी अधिकार है कि उस वस्तु को वो बेच भी सकता है, लेकिन उसके लिए उसे ड्यू नोटिस देना पड़ेगा पाउनर को कि भैया हम आपकी वस्तु बेचने जा रहे हैं, इतने लोन का रीपेमेंट नहीं हुआ था और आपने इस ऋण के लिए ये वस्तु मेरे पास बेलमेंट की थी, इस वस्तु को हम बेच के अपने लोन का रिकवरी करेंगे। ये नोटिस देना जरूरी होता। तो ड्यू नोटिस देके उसे बेच भी सकता है, अपने पास उसका पोजीशन रख सकता है, लेकिन आपको ये ध्यान रखना ये उसी वस्तु पर लागू होगा जो वस्तु आपने, जो स्पेसिफिक वस्तु आपने उस पर्टिकुलर लोन के लिए या उस पर्टिकुलर डेट के लिए रखा हुआ था। अब बेचने के बाद अगर सेल प्रोसीड किया गया और अगर उतने में ही प्रोसीड हो गया है, मतलब उतने में ही वस्तु बिक गई जितना बैंक का बचा हुआ था, क्रेडिटर का बचा हुआ था, तो बात खत्म। लेकिन अगर कहीं पर बेचने के बाद मान लेते हो उतना अमाउंट नहीं उसे मिल पाया या ड्यू अमाउंट से कम उसे मिला, तो क्या पाउनर की लायबिलिटी यहां पर खत्म हो जाती है, क्योंकि आपने तो वस्तु बेच दी तो लायबिलिटी खत्म हो जानी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। सेल प्रोसीड होने के बाद अगर कम अमाउंट आया है, ड्यू अमाउंट से कम अमाउंट आया है, तो पाउनर की लायबिलिटी अभी भी है, वो पूरा पैसा अभी पे करेगा। और अगर कहीं अमाउंट ज्यादा आ गया तो सारा लोन का आपका प्रिंसिपल अमाउंट, इंटरेस्ट या उस वस्तु को सुरक्षित रखने में अगर उसने कुछ एक्सपेंस वगैरह किया, वो सब वो निकालने के बाद जो एक्स्ट्रा अमाउंट होगा वो पाउनर को वापस कर दिया जाता है। ठीक हो गई जी बात इतनी। समझिए, नेचर को समझते चलते हैं यहां पर एक एक करके। क्या कहा जा रहा है, द पाउनर मेक्स डिफॉल्ट इन पेमेंट ऑफ द डेट इन रिस्पेक्ट ऑफ विच द गुड्स वर प्लेज्ड। अगर पाउनर जो है वो डिफॉल्ट कर जाता है अपने लोन का रीपेमेंट करने के लिए उस वस्तु के लिए जिस वस्तु को उसने लोन वहां पर प्लेज में रखा हुआ था, यानी जिस वस्तु को प्लेज पर रखकर लोन लिया था, द पाउनी में ब्रिंग अ सूट अगेंस्ट द पाउनर एंड रिटेन द गुड्स प्लेज्ड एज अ सिक्योरिटी, और ही में सेल द गुड्स प्लेज्ड आफ्टर गिविंग नोटिस टू द ऑफ द सेल ऑफ द पाउनर। तो पाउनी क्या है भैया, उस वस्तु को अपने पास रख सकता है कोर्ट से जाके और सेल प्रोसीड भी कर सकता है एक ड्यू नोटिस देके। इफ द प्रोसीड ऑफ सच सेल आर लेस देन द अमाउंट ड्यू in respect of the debt, the pawner is still able to pay the balance. If the proceeds of the sale are greater than the amount so due, the pawnee shall pay over the surplus to the pawner. अगर सेल प्रोसीड किया गया, पैसा कम आया तो पाउनर आगे पे करेगा उसे, पैसा ज्यादा आ गया तो जो भी उसका प्रिंसिपल अमाउंट, इंटरेस्ट था या कोई एक्सपेंस उसका और था, वो सब डिडक्ट करने के बाद वापस कर दिया जाता है। Where a person pledge goods in which he has only a limited interest, the pledge is valid द एक्सटेंट ऑफ द इंटरेस्ट सेक्शन 179 कहता है, अगर किसी व्यक्ति ने एक वस्तु को प्लेस किया है जिसमें उसका लिमिटेड इंटरेस्ट ही है, तो वो उतने इंटरेस्ट तक ही प्लेस कर सकता है जिसका जितना उस पर इंटरेस्ट था, उससे ज्यादा का वो प्लेस नहीं कर सकता है। और प्लेस की गई वस्तु को भी आगे प्लेस कर सकता है, यानी प्लेजी यानी पाउनी भी आगे वस्तु को प्लेस कर सकता है। अगला क्या है, इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट दैट द ऑल कॉन्ट्रैक्ट प्लेज इज अ टाइप ऑफ बेलमेंट। ये पीछे हम लोगों ने पढ़ा है कि प्लेज के जितने भी कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो बेलमेंट ही होते हैं, लेकिन यहां पर आपने एज अ सिक्योरिटी वस्तु का बेलमेंट किया है, जबकि बेलमेंट में कोई स्पेसिफिक सर्विस लेने के लिए, स्पेसिफिक पर्पस के लिए आप बेलमेंट करते हैं। एज बॉट आउट अर्लियर, द बेली व्हाइल ही इज इन पोजीशन ऑफ द गुड्स स्टेप्स इनटू द शूज ऑफ द ओनर ऑफ द पर्पस ऑफ द लीगल रेमेडी। अब इसको पहले समझ लीजिए फिर हम पूरा पढ़ते हैं। तो बेलमेंट ही है। अब देखिए होता क्या है कि जब आपने पाउनी को अपनी वस्तु दे दी और उससे ऋण ले लिया और एज अ सिक्योरिटी आपने वो वस्तु दे दी, तो पाउनी जब तक उसके पास वो वस्तु रहेगी, ध्यान से इस बात को समझिएगा, जब तक वो वस्तु उसके पास रहेगी, यानी जब तक आप अपने लोन का पूरा रीपेमेंट नहीं कर देते हैं, तब तक उस वस्तु पर जो अधिकार होता है, जो पोजीशन होता है, ओनरशिप तो आप ही के पास रहेगा, पाउनर के पास ही ओनरशिप रहेगा, लेकिन जो उसको अधिकार होता है वो उसके पास रहता है। अधिकार मतलब वैसा ही अधिकार जैसे ओनर का अधिकार होता है।
यानी मतलब मैं क्या कहना चाहता हूं, यानी मान लेते हैं कि अगर कोई थर्ड पर्सन है, क्योंकि आपने अपनी वस्तु क्रेडिटर को दी, क्यों दी, क्योंकि आपने एज अ सिक्योरिटी उस वस्तु को दी, यानी यहां पर क्या बन गया, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज बन गया। अब पाउनी आपकी जगह पर आ जाएगा कोई लीगल रेमेडी लेने के लिए, आपकी जगह पर मतलब मालिक की जगह पर, ओनर की जगह पर, पाउनर की जगह पर आ जाएगा। लीगल रेमेडी का मतलब क्या है, जैसे मान लेते कोई वस्तु रखी गई और कोई थर्ड पर्सन है जो उस वस्तु पर उसे पोजीशन नहीं लेने दे रहा, उससे डिप्राइव कर रहा है कि ये वस्तु मेरे दोस्त की है, आप पोजीशन इस पर नहीं ले सकते हो। तो चूंकि अब वो लीगल रेमेडी इस पे ले सकता है और ओनर की तरह ही लीगल रेमेडी ले, वो कोर्ट जा सकता है और कह सकता है भैया ये हमें इस पर पोजीशन लेने से रोक रहे हैं, इससे हमें ये डैमेज हो रहा है, और वो उस पर मुकदमा कर सकता है। थर्ड पर्सन पर बेली मुकदमा, सॉरी क्या नाम है यहाँ पर, पाउनी, थर्ड पर्सन पर पाउनी मुकदमा कर सकता है, जबकि उसका ओनर नहीं है। लेकिन चूंकि वो प्रॉपर्टी उसके पास रखी, गुड्स उसके पास रखा गया एज ए सिक्योरिटी, तो वहां पर लीगल रेमेडी के केस में वो ओनर की जगह पर आ जाता है और कोई भी मुकदमा उस थर्ड पर्सन जो उसको डिप्राइव कर रहा है, वंचित कर रहा है उस वस्तु को लेने से, उसके खिलाफ पाउनी मुकदमा कर सकता है, ओनर की तरह पाउनी मुकदमा कर सकता है। और अगर कोई डैमेज वगैरह हुआ है तो कंपनसेशन के लिए भी कर सकता है, और अगर वहां से कुछ प्राप्त होगा तो स्प्लिट कर दिया जाता है, पाउनर और पाउनी में स्प्लिट हो जाता है, दोनों में बराबर बांट दिया जाता है, जो उनका अपना रेशियो होता है। ठीक है, इसका मतलब क्या है, 10 इफ एनी पर्सन वर टू डिप्राइव द बेली ऑफ द गुड्स बाय वे ऑफ द थेफ्ट एटसेट्रा, द बेली हिमसेल्फ वुड हैव द राइट टू फाइल अ सूट अगेंस्ट सच अदर पर्सन। बेली का मतलब यहां पर क्या है, पाउनी से है। तो अगर कोई व्यक्ति पाउनी यानी बेली को है ना, किसी चोरी के माध्यम से या किसी और तरीके से डिप्राइव कर रहा है, वंचित कर रहा है उस वस्तु पर अधिकार जताने से, तो उसके अगेंस्ट वो जो है मुकदमा दायर कर सकता है। कौन दायर कर सकता है, पाउनी, बिल्कुल वैसे ही पाउनर के था। एनी डैमेजेस आर रिसीव्ड फ्रॉम सच अ सूट इट वुड बी स्प्लिट बिटवीन द बेलर एंड द बेली अकॉर्डिंग टू द प्रोपोर्शन ऑफ देयर लॉसेस और डैमेज। तो अगर कुछ पैसा आया है तो दोनों में स्प्लिट कर दिया जाता है जितना भी उनका लॉस या डैमेज हुआ है। ये था आपका भैया कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट ही होता है, लेकिन उसमें पर्पज यहां पर यह है प्लेज में कि एज अ सिक्योरिटी आप अपनी गुड्स का दे रहे हैं। यहां पर याद रखिएगा मूवेबल प्रॉपर्टी या मूवेबल गुड्स ही होते हैं, एक्शनेबल क्लेम और मनी को छोड़कर मूवेबल गुड्स होते हैं, इमूवेबल प्रॉपर्टी यहां पर नहीं होती है। इमूवेबल प्रॉपर्टी टीपीए से कवर होता है, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट से वो कवर होता है। ठीक है इतनी बात। तो बेलमेंट और प्लेज में क्या अंतर है, पार्टीज यहां पर नाम बदल जाता है, जो वहां बेलर यहां पाउनर, जो बेली था वो क्या बन जाता है, पाउनी बन जाता है। तो आज के लिए फिर इतनी ही चर्चा रखते हैं। नेक्स्ट जो मेरी आपसे बातचीत होगी वो आखिरी कॉन्ट्रैक्ट पर हम चर्चा करेंगे और वो है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी। क्लियर है, इसके बाद सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट आपका शुरू हो जाता है, उस पर हम बाद में बात करेंगे। पहले स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट जो आखिरी बचा उस पर चर्चा कर लेंगे। दूसरी चर्चा ये है मित्रों कि आपके लिए अच्छी सूचना है। अच्छी सूचना ये है कि आज से यानी 13 अगस्त से 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में आप सभी को हमारे बैच पर, हमारे सीआईबी के सारे ही महापैक्स पर, लाइव बैचेस पर, फाउंडेशन बैचेस पर, फाउंडेशन 2.0 बैचेस पर, इन सब पर ही 79% तक का डिस्काउंट दिया जा रहा है। ये डिस्काउंट 13 अगस्त यानी आज से शुरू हो रहा है और 17 अगस्त तक चलने वाला है। तो आपका ये इंडिपेंडेंस डे सेल ऑफर आपके लिए है। क्लियर है, हमारे सारे ही महापैक चाहे वो 6 मंथ हो, 12 मंथ्स हो या 24 मंथ्स हो, इन सभी महापैक पर आपको मिल रहा है। इस ऑफर की जो वैलिडिटी होगी वो 17 अगस्त तक होगी। तो लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए ऑफर है और एक बड़ा डिस्काउंट है। ये डिस्काउंट आपको हमारे फाउंडेशन 2.0 जीआईबी का अगर कोई मित्र है तो जीआईबी पर भी मिल रहा है, कंबाइंड बैच पर भी मिल रहा है, सीआईबी फाउंडेशन 2.0 पर भी आपको ये दिया जा रहा है। अगर हम इंडिविजुअल सब्जेक्ट की बात करें कंपलसरी पेपर में, तो सारे इंडिविजुअल सब्जेक्ट पर भी देखिए इंडिविजुअल की प्राइस कितनी हो गई है, कम होकर इसमें 699 हो गई है। अब इंडिविजुअल सब्जेक्ट में चाहे वो बीआरबीएल हो, एबीएफएम हो, बीएफएम हो या वो आपका एबीएम हो, इन सभी पर आपको ये डिस्काउंट मिल रहा है। साथ ही साथ अगर हम इलेक्टिव पेपर की बात करें तो इलेक्टिव पेपर हम आपको 4 उपलब्ध कराते हैं। चारों ही इलेक्टिव पेपर, आप जो भी इलेक्टिव पेपर लेंगे उन पर आपको ये डिस्काउंट मिलने वाला है। ये डिस्काउंट आपको मिलेगा सेंट्रल बैंकिंग पर, रूरल बैंकिंग पर, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट पर और रिस्क मैनेजमेंट पर। क्लियर है, मैं फिर से आपको बता दूं 13 तारीख से यानी आज से इस डिस्काउंट की शुरुआत हो गई है, जो चलेगा 17 अगस्त तक के लिए। तो आज के लिए फिर इतनी ही चर्चा रखते हैं मित्रों। कुछ और आप मुझसे जानना चाहते, पूछना चाहते तो इस क्यूआर कोड को स्कैन करके आप मुझसे जुड़ सकते हैं। आप मुझसे बीआरबीएल पर चर्चा कर सकते हैं क्योंकि मैं आपका 2 सब्जेक्ट डील करता हूं। एक है आपका जो 4th कंपलसरी पेपर है बीआरबीएल और एक आपका इलेक्टिव पेपर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। इन पर कोई भी सवाल है आप मुझसे बातचीत कर सकते हैं इस ग्रुप के माध्यम से। क्यूआर कोड को स्कैन करने में कहीं कोई दिक्कत आ रही है तो आप टेलीग्राम पर सर्च कर सकते हैं आशीष सर जीआईबी सीआईबी एग्जाम्स, आप इस माध्यम से भी मुझसे जुड़ सकते हैं। क्लियर है, ये ऑफर आपके स्क्रीन पर भी फ्लैश हो रहा होगा, इसको भी आप देख सकते हैं। ठीक है जी, तो आज के लिए फिर इतनी ही चर्चा रखते हैं। मिलते हैं अगली मुलाकात में कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।